नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 23 जून 2021 के इम्पोर्टेंट न्यूज जो दैनिक जागरण के अंतर्गत है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला न्यूज है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी फैक्ट भी है और काफ़ी नॉलेज भी सीखने को मिलेगी यहाँ पे हमें। न हो मनमानी, इसलिए पंचायतों को फंड की होगी कड़ी निगरानी। ठीक, इसमें सरकार जो है ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड को कड़ी निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। ठीक, ग्राम पंचायतों को जो पैसे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, उस फंड का मिसयूज ना हो उसके लिए कड़ी निगरानी तंत्र बना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, उसके अंतर्गत सारे ग्राम पंचायतों को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि सारे ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। हमें यहाँ दो चार फैक्ट काफ़ी याद इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। ठीक, ये तो मुद्दा है कि अभी तंत्र बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी दो चार मुद्दे हैं जो काफ़ी एग्जाम में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। पहला, देश में 2.60 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। पहला हमारे लिए फैक्ट क्या हो गया कि 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं हमारे देश में। दूसरा हम देखते हैं कि 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग में कितने प्रावधान किए गए थे पैसे के लिए ग्राम पंचायतों के लिए। तो हम देखते हैं कि 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.03 लाख करोड़ राशि प्रदान करने का सिफारिश किए थे और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान भी लिया था। कितना? 2.03 लाख करोड़ राशि प्रदान किया गया था और सरकार ने मान भी लिया था। और लगभग 97% हिस्सा, जो 97% तक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायतों को वह पैसा मुहैया कर प्राप्त हो चुका है ग्राम पंचायतों को। ठीक, 15वें वित्त आयोग में देखते हैं। 15वें वित्त आयोग में उससे ज़्यादा ही बढ़ा के ग्राम जो है ना 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है। कितना? 2.36 लाख करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है, जिसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे भी मंजूर कर दिया है। तो पहले की अपेक्षा 14वें वित्त आयोग की अपेक्षा ज़्यादा जो है 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश किया और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान भी लिया। 15वें वित्त आयोग ने कितना सिफारिश किया है? 2.36 लाख करोड़। ये हमारे लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, देश में लगभग 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। पहला हो गया 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उसमें अगर मेंस के टाइप का कुछ क्वेश्चन है, कहीं कोट करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं कि जिनमें 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं। टोटल 31 लाख से अधिक प्रतिनिधि हैं, जिसमें कितने? 14 लाख महिला प्रतिनिधि हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं ग्राम पंचायतों से। ठीक, चलिए तो हम यहाँ देखें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ट्वायक कथन के प्रतिभागियों से पीएम मोदी करेंगे बातचीत। यह है क्या ट्वायकथन? यह खिलौने के, एक जनरल वे में समझिए, खिलौने को बढ़ावा देने के लिए, खिलौने से रिलेटेड हमारे देश में खिलौने के विनिर्माण क्षेत्र में, खिलौने बनाने में, ठीक, एक अपार संभावना है। ना कि भारत में प्लस पूरे वर्ल्ड में एक अपार संभावनाएं हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, ट्वायकथन 2021 का उद्देश्य है भारत में खिलौने उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक, इसके अंतर्गत ये जो सेमिनार है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके अंतर्गत जो है ना पीएम हमारे संबोधित करेंगे। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये बहुत सारे मिनिस्ट्री ने मिलकर, जैसे शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों ने 5 जनवरी को ट्वायकथन की संयुक्त रूप से शुरुआत की थी। 5 जनवरी को शुरुआत की थी। अभी हाल ही में इसका एक सेमिनार किया जाने वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे पीएम मोदी इसको संबोधन करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। हमारे लिए ये हो जाता है कि ट्वायकथन जो है वह किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है, ठीक, ट्वायकथन ये जो संबंधित है किससे? खिलौने से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत में खिलौने के उद्योग को बढ़ावा देना, क्योंकि इसकी अपार संभावनाएं भी है। ना कि भारत में ही अपार संभावनाएं, बल्कि पूरे विश्व में खिलौने के लिए अपार संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को लेकर, ठीक है, और नजदीकी आए भारत ब्रिटेन। ठीक, इसमें मुद्दा क्या है? इसमें है भारतीय नौसेना के, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हिंद महासागर क्षेत्र, इसको बोलते हैं IFC IOR। ठीक है ना, ये जो किसके अंतर्गत है? ये भारतीय नौसेना के अंतर्गत है
ठीक, इसका काम क्या है, इसको स्थापित कब किसने किया था, भारतीय नौसेना ने 2018 में स्थापित किया था, ठीक है ना। इसका मुख्य काम है समान विचारधारा वाले साथों को, समान विचारधारा देशों के साथ इस क्षेत्र में पोतों के आवागमन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नजर रखी जा सके। ये एक तरह का देखा जाए तो एक तरह का ये समान विचारधारा के देश हैं उनका एक तरह का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये किसके द्वारा स्थापित किया, भारतीय नौसेना ने 2018 में स्थापित किया। ये मेनली आप जनरल वे में समझें तो ये जो हिंद महासागर में बहुत सारे पोत आते जाते रहते हैं, ठीक, तो उस पर निगरानी रखा जाए, उसकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं को के सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए इसका गठन किया था। इसको किसने किया था, इसको भारतीय नौसेना ने किया था। अभी तत्काल क्या हो गया कि IFC IOR में, ठीक, जो है ना ब्रिटेन ने अपना एक प्रतिनिधित्व भी नियुक्त किया है, ठीक। तो मेन मुद्दा ये है, मेन हमने समझा इसमें क्या है, IOR क्या है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया नौसेना के द्वारा। कब स्थापित किया गया, 2018 में स्थापित किया। वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि इन क्षेत्रों में हिंद महासागर क्षेत्रों में, इंडियन ओशन में, ठीक है ना, क्षेत्रों में पोर्टों के आवागमन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रभावी ढंग से नजर रखा जाए। जो पोर्ट जो आते जाते रहते हैं हिंद महासागर में, उस पर क्या होगा कि उस पर निगरानी रखा जाए ताकि वो लूटपाट ना हो सके और सुरक्षा प्रदान किया जा सके। यही इसका मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे संबंधित है, ये है, इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं। ये भारत और चाइना के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो हमारे एग्जाम के लिए। हार्डली 10 से 15% ही हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, उसी को छांटना रहता है। चलिए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व, खासकर UPSC वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए, राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व को मिली मंजूरी। अभी हाल ही में वहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व थे। 3 टाइगर रिजर्व कौन थे, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। समझते हैं इसको सिंपल वे में। पहले वहाँ 3 राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व थे। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक। उसके बाद चौथे टाइगर रिजर्व के लिए राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और उसको भेजा था कहाँ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को, ठीक। यही बाघ से रिलेटेड जितने भी है उसमें डील करते हैं उनमें, उनको भेजा, ठीक। तो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो राजस्थान के प्रस्ताव तो उसको मंजूर करके एक चौथा टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उस चौथे टाइगर रिजर्व का नाम है बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन बन गया, बूंदी टाइगर रिजर्व। तो इस बैठक में 2 बातें हुई। एक तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी, बूंदी टाइगर रामगढ़ को एक चौथा टाइगर रिजर्व का मान्यता प्रदान किया, ठीक। दूसरा इसमें किया गया कि मुकुंदरा जो ऑलरेडी से पहले से टाइगर रिजर्व है वहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया, किसने, भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम ने, कि वहाँ पे भरतपुर एक लोकेशन है, ये भी एक लोकेशन है कहाँ, राजस्थान में, ठीक, एक जगह है वहाँ से, ठीक है ना, वहाँ से एक नेशनल पार्क है भरतपुर, वहाँ से 500 चीतल छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मतलब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में जो है ना, अब भरतपुर से, ठीक है ना, 500 चीतल को छोड़ने की मंजूरी दे दी गई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। तो 2 चीज़ें हुई, पहला जो हुआ बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व, नया टाइगर रिजर्व बना, ठीक, चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। दूसरा जो टाइगर रिजर्व था मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, उसमें जो है ना 500 चीतल छोड़े जाएंगे। कहाँ से छोड़े जाएंगे, भरतपुर से, भरतपुर नेशनल पार्क से, ठीक। भरतपुर कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम के लिए देखते हैं इसमें कौन सा, आज कुछ खास नहीं है, हार्डली 5-6 को है। कभी कभी पेपर में काफ़ी दे देते हैं न्यूज जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज जो है हार्डली 5 से 6 न्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। हाँ, अपनी सुरक्षा को हथियार बंद होने लगे अफगानिस्तान के लोग। समझते हैं ये है क्या। अफगानिस्तान के अधिकांश अमेरिकी सेना लौटने के साथ ही
अमेरिका ने घोषित किया था कि वहाँ से सैनिकों को वो हटाएंगे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। जैसे जैसे वहाँ से सेना हट रही है तो वहाँ पे जो है ना तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और जो है ना हिंसा की वारदातें घटती जा रही है। इससे जो है भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन गया है ये, ठीक है ना, कि किस तरह का माहौल वहाँ पे क्रिएट होगा अगर पूरे सैनिक वहाँ से हटते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे वहाँ से सैनिक हट रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले भी हमने काफ़ी लॉस झेला है वहाँ पे, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है ना, जिसमें भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था कि पूर्व में जब तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता हथियाई थी, ठीक है ना, पूर्व में भी जो है ना तालिबान ने सत्ता जब हथियाई थी वहाँ अफगानिस्तान में, तो काफ़ी भारत ने झेला था। अभी तत्काल में देखा जाए तो 550 छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं हमारी, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है ना, लगभग 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की राशि हमने वहाँ इन्वेस्ट किया। अगर डिस्टर्बेंस वहाँ हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे काफ़ी प्रभावित हो गया हमारा देश, ठीक है ना। इसी के लिए जो है भारत जो है ना अपनी पूर्ण प्रयास कर रहा है कि वहाँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्षति ना हो, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने 2 काफ़ी मुद्दे जो है इसमें दिए हुए हैं। पहला कि वो किसी तरह तालिबान के एक धड़ के साथ संपर्क, मतलब तालिबान से भी भारत जो है ना संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे अगर तालिबान का वर्चस्व बढ़ता है, ठीक है ना, तो हमें एक माध्यम रहे तालिबान से बात करने के लिए। वहाँ हम एक तरह का माध्यम क्रिएट कर रहे हैं कि तालिबान से भी वार्तालाप हमारी होती रहे, ताकि हमें जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, हमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, प्रोजेक्ट में हमें इतना लॉस का हानि ना हो, हर तरह से हमें किसी तरह की हानि ना हो। दूसरा, हमने ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसी मुद्दे को लेकर अफगानिस्तान में जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रहे हैं, मीटिंग हो रहे थे, ठीक, अफगानिस्तान में आयोजित की गई थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। वहाँ हमारे विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान का यूज करके डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो समझने के लिए था हमारे लिए काफ़ी कि तालिबान में हो क्या रहा है और कैसे वो हमारे देश को अफेक्ट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रखें। धन्यवाद।